नाज़रीन, बात करेंगे रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। आमिर साहब, आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने काफ़ी लंबी चौड़ी रूदा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने जो क्वेश्चन रेज किए थे उनके सवालों के जवाब नज़र नहीं आए उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी वो बिल्कुल मैं देख रहा था। उन्होंने रुदा की तारीफ़ें कर रही थी और रुदा के बेनिफिट्स बता रही थी और बिल्कुल हम खुद ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह पेपर पे लग रहा है ये तो नेमत है, गॉड गिफ्टेड, क्या गवर्नमेंट गिफ्टेड है अगर उस तरह हो जाए। मगर ये एक तरीकाकार बन गया है कि जब ये एड्स दिखाए जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैनहट्टन का, पेरिस का, लंदन के इमेजेस जो दिखा देते हैं कि वो तालाब, झीलें और पता नहीं क्या क्या कुछ मुझे नज़र आता है। हमने वो तो 30 साल का प्रोजेक्ट है, बनते बनते बनेगा, मगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। लाहौर एक नया शहर बनाने जा रहे हैं, 1000 साल पुराना शहर है, तो उसके ऊपर डिबेट नहीं हुई। तो हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। मैडम ने कोई हमारे किसी कंसर्न का जवाब नहीं दिया और इससे पहले जो है वो उन्होंने जो अपने स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं SM इमरान साहब, और वो सिर्फ स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो इनके इसके जो पॉलिसी ग्रुप जो है, पॉलिसी और वर्किंग बोर्ड जो है, उसके पॉलिसी बोर्ड के अंदर भी जो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे उनको SM इमरान साहब को प्राइवेट सेक्टर के तौर पे मेंबर रखा हुआ है। LDA के बोर्ड में वो एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमें जो शक पड़ता है जिससे कि हमारे कंसर्न्स बढ़ गए हैं कि हमें लग रहा था कि एक ही ग्रुप है जिनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, वो छाया हुआ है। हमें कोई जो उसके सरकारी मुलाजमीन है इस पे पॉलिसी वर्किंग बोर्ड के या उसके पॉलिसी बोर्ड पे, बाकियों पे कोई हम खुदा ना खास्ता किसी किस्म का शक नहीं कर रहे हैं। जनरल अनवर अली हैदर साहब जो वर्किंग बुक के चेयरमैन हैं, वो उनका बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, मगर नीचे जो प्राइवेट सेक्टर के मेंबरान हैं, ये सारे जो लिस्ट है, ये सारों के अपने बिजनेस ग्रुप भी हैं, लार्जली रिश्तेदारियां हैं, और लगता है एक ही दोस्तों का, बिजनेस का और रिश्तेदारों का ग्रुप है जो इसके ऊपर छा रहा है। और इनके जो TORs, इनको जो मैंडेट दिया गया है कि ये पॉलिसी के ऊपर मशावरत में भी शामिल हैं और ये TORs के अंदर इनकी ठीक ठाक शमूलियत है पॉलिसी बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में। और साथ ही अच्छी बात है, हम इस आर्गूमेंट को समझते हैं कि जनाब सेठ को लाना चाहिए, उनसे मशावरत भी करना चाहिए, पर जिस सेठ से को आपने ये देना है, ये अगर कंटेंडर्स भी हैं इसमें शामिल, इन्होंने बनाना भी है और मशावरत भी इनकी चलनी है और इन्हीं के कहने पे बनना है और इनकी रिश्तेदारियां भी हैं, फिर हमें शक है। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, ये ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें अब आरिफ हबीब साहब, 3 MCB ग्रुप, और ये जो है ना ये SM इमरान के वालिद साहब जो SM मुनीर साहब हैं, ये FPCCI में लार्जली एक ही ग्रुप है। ये सारा टेक्सटाइल में, एनर्जी में और अब ये हाउसिंग में मेजर ग्रुप के तौर पे आ रहे हैं। इनकी रिश्तेदारियां देखें ना, मैं शक नहीं कर रहा, मगर फ़र्क पड़ता है कि आरिफ हबीब साहब जो हैं, MCB का मैं रोल बता रहा हूँ, वो MCB के अंदर के साथ वो JV कर रहे हैं MCBH के नाम से। फिर ये आरिफ हबीब साहब फातिमा फर्टिलाइज़र के जो हैं 51% शेयर है इनका। फिर ये SM मुनीर साहब जो हैं, ये SM इमरान के वालिद गौर एजाज साहब के समधी जो हैं, और ये FPPCI रैप्टमा के बड़े की मेंबर रहे हुए हैं, और ये वाइस चेयरमैन है MCB के। उस तरह हमारे दोस्त अकील डैडी साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े डायनामिक हैं। वो SM मुनीर के जब ये FPCCI में जो करते हैं उसी ग्रुप का मेन ये भी हिस्सा है, तो शक नहीं मैं उन पर कर रहा। डैडी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तारिक रफ़ी साहब जो हैं वो भी MCB के डायरेक्टर हैं, मियां मंशा ग्रुप के। फिर गौहर एजाज साहब ऑफ कोर्स जो हैं, मैं कोई उन पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर उनके जो समधी के भाई हैं, वो उन्होंने LDA के अंदर भी वो करता धरता है, RDA में भी करता धरता है। अगर तो वो क्लेम कर देंगे जनाब मैं कंटेंडर नहीं हूँगा रावी, उसके अंदर मैं सिर्फ मशावरत में हूँ तो है, मगर अगर वो इसकी डेवलपमेंट में भी एज ए बिल्डर भी आ रहे हैं, दैन मेरे ये कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद फवाद मुख्तार साहब जो हैं, वो भी आरिफ हबीब के पार्टनर हैं। उसके बाद शाहिद अब्दुल्ला जो हैं, ये सफाई टेक्सटाइल वाले, ये इनकी कोई रिश्तेदारी होने जा रही है फातिमा ग्रुप के साथ। तो ये सारे आपस में FPCCI की पॉलिटिक्स में भी इकट्ठे हैं,
टेक्सटाइल में भी इकट्ठे हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि पहले ही नजर आता है कि जो क्राइटेरियन बनाया हुआ है इन्होंने इतना बड़ा बना दिया हुआ है, इतने इतने मिलियंस बिलियंस की वो लगता है टेलर ग्रेड फॉर सर्टेन पीपल। तो उसको दूसरा गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज का फोर आप एक्वायर कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनको दे रहे हैं। तो ये मुझे इसमें इसके जवाब चाहिए, जवाब तो पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रही। तारीफ किए जा रही है रूदा की, बिल्कुल मैं भी तारीफ करता हूँ। इसका जाहिर है इससे कीमत बढ़ती है, लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि मजमूई तौर पे अफरात ज़र आगे बढ़ जाए। वो उस पर डिपेंड करेगा कि बाकी क्या एक्शन लिए जाते हैं। चलें ठीक कह रहे हैं आप, देखेंगे इस पे। मेरा ये है कि ये एक टेंडेंसी मुझे नजर आई है, माशाल्लाह आप भी करते हैं और आपको देखते हैं, मैं देखता हूँ फॉरेन प्राइम मिनिस्टर भी वही करते हैं, जिससे मुझे ये शक पड़ता है कि आपकी वजह से ही करते हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन पे आपका एक ट्वीट आता है, प्राइम मिनिस्टर भी फॉरेन कर देते हैं। फिर बाकी भी अभी रिसेंटली करंट अकाउंट सरप्लस का आपने किया, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या दिया। तो ये मुझे लगता है कि कई दफ़ा सिलेक्टिवली आप मईशत के ऊपर जो है ना ये कर देते हैं, तो वो पिक एंड चूज़ किया जाता, चेरी पिकिंग होती है। तो मैं भी कुछ चेरी पिकिंग करके थोड़े से आपको अपने कंसर्न्स बता देता हूँ कि नेगेटिव चेरी पिकिंग भी हो सकती है इकोनॉमी के हवाले से। तो इनलाइटेड मी कि इफ़ आई एम रॉन्ग। पहली ये कि जनरली गवर्नमेंट का ये आ रहे हैं 2% ग्रोथ का, और ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आई है स्टेट बैंक की, इसके अंदर भी इन्होंने 2% का कहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनाब ये 34% डिप आई है जो कॉटन की, उसका इस 2% पे असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरा मुझे लगता है, और हफीज़ पाशा साहब को भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी इसी का कंफर्म किया कि मिनिमम जो है इसका ग्रोथ के ऊपर 0.5 0.5% ऑन जीडीपी तो सिर्फ कॉटन की इस क्रॉप का पड़ जाएगा। दूसरा, बजट डेफिसिट जो है आपका, ये पिछले 5 महीने में जो 22% इंक्रीज जो थी, इस दफ़ा 22% जो है ना पिछले 5 महीने में उसकी इंक्रीज बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले में। करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने ट्वीट तो कर दी, अब वो उतने ही मैग्नीट्यूड का उसका डिप आ गया है, वो नीचे चला गया है, डेफिसिट में चला गया दिसंबर में। रेमिटेंसेस बहुत अच्छी बात थी, पिछले साल 2 सालों में $8 बिलियन बढ़ गए और इस दफ़ा भी बड़े अच्छे आ रहे थे। मगर अब दिसंबर में थोड़ी सी डिप आनी शुरू हो गई है कि 16 पिछले 5 महीने में जो उसकी ग्रोथ चल रही थी उसका 27% कम हो गया है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि मिडल ईस्ट में जो 58% है, 4% सिर्फ वो जो ग्रोथ हो रही थी स्लो डाउन, उसके अंदर बहुत ज्यादा आ गया है। 3-4 चीजें कर दी है, मगर आज मौका मिला, मैंने कहा पूछ लो सारे सवाल। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। आपने कॉटन की बात की और रेमिटेंस की बात की, मैं बीच में जरा सी आवाज डिस्टॉर्ट हुई थी, यही दो चीजें। पहले सबसे मैंने की ग्रोथ की कि 2% जो कह रहे हैं आप, तो कॉटन की 34% के बाद कितना उस पे इम्पैक्ट ग्रोथ पे आएगा? अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि पहले सबसे पहले लेते हैं लार्ज स्केल जो फार्मिंग है, जो मेजर क्रॉप्स जिनको कहा जाता है। वो हमारे पास 5 इस वक्त बड़ी फसलें हैं। गंदम है, चावल है, गन्ना है, कपास है और मकई है। इसमें से गंदम तो अभी इस साल के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वो हमारे पास मई तक आएंगे रिजल्ट्स। बाकी 4 के रिजल्ट्स मोरलेस हमारे पास कम से कम प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ गए हैं। उन 4 में से कॉटन की वाकई में बहुत खराब फसल हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कॉटन का, खासतौर पर सिंध के अंदर नुकसान हुआ है और उसका डेफिनेटली ग्रोथ के ऊपर मंफी असर आएगा, इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है।